रोहित चहल के पास मैं जाता हूं। रोहित चहल, मतलब ये कि अगर जेडीयू वाला ये अभी जो दिखाई दे रहा है कि ये आपको एक तरीके से लैग करने के लिए मजबूर कर रहा है, अगर ये लैगार्ड फैक्टर नहीं होता तो बीजेपी और आगे होती क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप निश्चित तौर पे अभी तो आपने जैसा कहा कि अभी नतीजे आना बाकी हैं, तो जब नतीजे आएंगे तो आप मानिए इस तरीके से बिल्कुल जो अभी हमारे से पहले जो वक्ता थे उन्होंने बताया कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर लड़ी, लेकिन उसके बाद भी 110 सीटों पर लड़ने के बाद भी अगर इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी बन के निकल रही है। और अभी भी इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसमें सबसे ज़्यादा सीटें जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी अभी बनी हुई है। तो ये अपने आप में बता रहा है कि सीटें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जब फाइनल अंतिम परिणाम आएंगे तो एनडीए की जो गठबंधन है वो निश्चित तौर पे सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके निकलने वाली है। क्या ये समझूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूते वहां एंटी इनकम्बेंसी को काटने का काम किया है जेडीयू की? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी 15 साल, बिल्कुल आप मानते हैं कि 15 साल रहे हैं तो कुछ थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि जो मोदी जी की योजनाएं थी, जो काम था, जो नीचे तक पहुंचा और लोगों को तक जिस तरीके से अगर आप आज हर घर में बिजली पहुंची है, हर घर में सिलेंडर पहुंचा, आवास योजना तक आवास पहुंचे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक कारण है कि जो मोदी जी के प्रति प्यार जो है बिहार के लोगों का वो बना हुआ है। मोदी जी के प्रति प्यार, नरेंद्र मोदी इस नाम के इर्द गिर्द, और इसीलिए वहां पर बहुत बड़े पोस्टर्स दिखाई देते हैं नरेंद्र मोदी के बिहार विधानसभा चुनावों में। अशोक वानखेड़े, मैं ये सोचता हूँ कि जब हम जीत होती है तो उसके कई बातें कहते हैं कि ये योजना का लाभ होगा, ये योजना का लाभ होगा। नरेंद्र मोदी जी ने तो नीतीश कुमार के लिए भी वोट मांगा था। उनके नीतीश कुमार के जो जनता दल यूनाइटेड के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जाके वोट मांगा था। क्या वहाँ लोगों को लाभ नहीं पहुंचा? अशोक वानखेड़े जी, वहाँ के लोगों की तर्जुमानी ये थी कि ये डबल इंजन में एक इंजन पीछे लगा, एक आगे। मुझे पूरा करने दीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि जो गठबंधन आप किस प्रकार से करते हैं, आपने जो वीआईपी पार्टी ली, आपने जो पार्टी ली, छोटी छोटी पार्टियां, छोटा छोटा वोट बैंक इकट्ठा किया, साथ में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड का वजूद तो था वहां पे, ऐसा नहीं कि वोट परसेंटेज कुछ भी नहीं उनका। ये सब इकट्ठा होने के बाद बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली। दिनेश, एक दिलचस्प स्थिति ये बन रही है कि धीरे धीरे अब आदर्श और लोजपा के आंकड़े बढ़ रहे हैं और महागठबंधन के पास बहुमत नहीं, रुझानों में एनडीए बिल्कुल नेक टू नेक खड़ा है। तो धीरे धीरे जैसे आदर्श 5 पर आगे चल रहे हैं, एआईएमआईएम 2 पर आगे चल रही है, एलजेपी 8 पर आगे चल रही है, तो कहीं ये किंग मेकर ना बन जाए। किंग मेकर ना बन जाए। 25 अगर दोनों का वोट परसेंटेज मिला देते हैं तो 25-26 के आसपास पहुंच रहा है, और अगर दोनों को मिला दें, आप ये देखिए 8 और 7, ये भी एक चंक ऐसा बनता जा रहा है जो ताला चाबी वाला हिसाब जो 2005 में हुआ था वो हो सकता है कि एक बार फिर से दिखाई दे। लेकिन विधानसभा कैसी दिखाई दे रही है अंजलि? दिनेश, मैं आपको विधानसभा का हाल बताऊंगी तो क्या एक बार फिर से होगी नीतीश सरकार या फिर तेजस्वी की सरकार आएगी? और इन सब के बीच सबसे दिलचस्प ये कि अगर बिहार की जनता सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथों में सौंपना चाहती है, अगर वोटिंग परसेंटेज देखे तो क्या बीजेपी की ओर से भी हो सकता है इस बार बिहार का कोई मुख्यमंत्री? लेकिन फिलहाल ये विधानसभा के बाहर की तस्वीर है जो ये कहती है कि 122 सीटों से रुझान में एनडीए आगे चल रही है, 106 सीटों से आगे चल रही है महागठबंधन, एलजेपी 8 सीटों से आगे चल रही है और अन्य 7 सीटों से आगे चल रही है। बहुत कुछ फेरबदल होने की संभावना अभी भी है। जब तक पूरे नतीजे नहीं आ जाते हैं, फाइनल नतीजे नहीं आ जाते हैं, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि एग्जिट पोल के हिसाब से महागठबंधन के हाथों में सत्ता की चाबी जाने वाली है, लेकिन अब एनडीए महागठबंधन पर भारी पड़ती नजर आ रही है रुझानों में। दिनेश, धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।